नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट में डीए का एरियर को लेकर केस चल रहा है? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट में 25% एरियर का 25% भुगतान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आया है? इसके बारे में सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, जिसको लेकर के मुझसे भी सवाल पूछा गया है। क्या यह 18 महीने का डीएडीआर का एरियर का मुद्दा है? इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। यह हकीकत है, सच्चाई है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा है, जिसको यह बताया जा रहा है कि हो सकता है 16 दिसंबर के आसपास या तो फिर जनवरी के महीने में यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दिया जाएगा। क्या है मसला, आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 2006 से पहले के कुछ रिटायरीज को एसीपी लागू है। जब एसीपी का केस प्रोसेस किया जाता है तो टाइम बार्ड सैंक्शन मांगा जाता है। आखिर ये टाइम बार्ड सैंक्शन है क्या और क्यों जरूरत है, या और 2006 से पुराने पेंशनर्स को टाइम बार्ड सैंक्शन के जरिए कैसे एसीपी मिलेगा, उसके बारे में भी आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ आप अगर फैमिली पेंशनर हैं, या तो खास करके आप अगर डीएससी के पेंशनर हैं, तो आपके लिए आपका पेंशन चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैमिली पेंशनर और साथ साथ डीएससी के पेंशनर का गलत भुगतान होता हुआ मेरे नॉलेज में आया है, मेरे संज्ञान में आया है, जिनमें से बहुत सारे केस सेटल हुए हैं। आगे और भी बहुत सारे केसेस हैं जिनको सेटल होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों, अभी भी ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन वो चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो ऐसे में आप अगर चैनल के वीडियोस लगातार बिना किसी रुकावट का देखना चाहते हैं, नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं, तो पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियोस देखना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे वीडियोस देखना कंटिन्यू रखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले पुराने पेंशनर्स का एसीपी के केस में क्यों जरूरत है टाइम बार्ड सैंक्शन, कैसे मिलेगा अब एसीपी का फायदा। दोस्तों, आखिर ये टाइम बार्ड सैंक्शन होता क्या है? कोई भी फाइनेंशियल मैटर, चाहे आपका पार्ट 2 ऑर्डर से मिलने वाला पैसे का मैटर हो, चाहे आपका कंटिजेंट बिल या क्लेम भेज करके मिलने वाला पैसा हो, चाहे आपका किसी भी तरीके का लगेज क्लेम हो, ट्रांसफर ग्रांट हो, फील्ड अलाउंस का पैसा हो, कोई भी फाइनेंशियल मैटर पर जुड़ा हुआ अगर आपका पैसा है, अगर आपका उस पैसे का क्लेम अगर 24 महीने से ज्यादा समय के बाद किया जाता है, तो उसके साथ टाइम बार्ड सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। जी हां, टाइम बार्ड सैंक्शन एक अथॉरिटी है, एक कागजात है, जिसके साथ कई सारे डॉक्यूमेंट जुड़े होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ केस होता है, डिले रिपोर्ट होता है, ऑडिट रिपोर्ट होता है, साथ साथ उसका क्लेम या पार्ट 2 ऑर्डर भी उसके साथ होता है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा लगा करके भेजना होता है पीएओआर या पीसीडीए, ताकि वो पैसा रिलीज हो सके या किसी का पेंशन बढ़ोतरी हो सके। तो टाइम बार्ड सैंक्शन दोस्तों, अगर 24 महीने से ऊपर का केस है तो टाइम बार्ड सैंक्शन लगता है, और 6 साल के अंदर का है, 2 साल से लेके यानी कि 24 महीने से लेके 6 साल के अंदर का है, तो रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा टाइम बार्ड सैंक्शन दे दिया जाता है। लेकिन 6 साल से ऊपर का केस है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हायर अथॉरिटीज से टाइम बार्ड सैंक्शन लिया जाना चाहिए होता है, क्योंकि 6 साल से ऊपर का साइन करने के लिए, फिर टाइम बार्ड सैंक्शन देने के लिए ऊपर के अथॉरिटीज ही टाइम बार्ड सैंक्शन देते हैं। तो ऐसे में जितने भी एसीपी के केस हैं, जो कि 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के 20 के रिटायरीज को लागू है एसीपी, तो उस एसीपी के स्कीम के साथ दोस्तों टाइम बार्ड सैंक्शन की जरूरत पड़ रही है। तो ये टाइम बार्ड सैंक्शन आर्मी हेडक्वार्टर से ही मिल पाएगा। तो इसको लेकर के पेंशनर को पीएओआर या रिकॉर्ड ऑफिसर्स किस तरीके से जवाब देते हैं, उसका एक नमूना आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए, पीएओआर का एक लेटर है, उसको पहले देखते हैं। दोस्तों, ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं, ये पीएओआर का लेटर है, 9 दिसंबर 2025 का लेटर है, और ये लेटर पेंशनर को एड्रेस किया गया है। पीएओआर ने एसीपी के संदर्भ में पेंशनर को यह जानकारी दी है कि उनका एसीपी क्यों प्रोसेस नहीं किया गया, उसका कारण बताया है कहीं ना कहीं, कि आखिर पीएओआर की क्या मजबूरी रही जो एसीपी के केस को वो प्रोसेस नहीं कर पाए। उस बात की जानकारी देते हुए ये लेटर पेंशनर को पीएओआर द्वारा भेजा गया है। और लेटर में जो जानकारी दी गई है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये पेंशनर को टरकाने की एक कोशिश के रूप में भी हम देख सकते हैं। जी हाँ, क्यों बोल रहा हूं आगे बताता हूं। विथ रेफरेंस टू द लेटर साइटेड अबव, इट स्टेटेड दैट as per the data available in our system, ACP with effect from 7 अगस्त 2003 published in 2023 वाइड पार्ट 2 ऑर्डर नंबर सो एंड सो। यानी कि
आपका केस में 7 अगस्त 2003 से एसीपी लागू करके पार्ट टू ऑर्डर 2023 में पब्लिश कर दिया गया था, जिसका पार्ट टू ऑर्डर नंबर भी यहां बताया गया है। आगे बताया गया, सिंस द पब्लिकेशन हैज एक्सीडेड द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, एसीपी पार्ट टू ऑर्डर कैन नॉट बी एडजस्टेड। यहां आगे बताया गया है क्योंकि ये पार्ट टू ऑर्डर, ये पब्लिकेशन समय सीमा पार होने के बाद पब्लिश किया गया है, इसलिए इस पार्ट टू ऑर्डर को एडजस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा यहां बताया गया। आगे बताया गया, इन दिस रिगार्ड द मैटर में प्लीज बी टेकन अप विद ईएमई रिकॉर्ड्स टू ऑब्टेन द टाइम बार्ड सैंक्शन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड फॉरवर्ड अ कॉपी टू दिस ऑफिस फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन। और इस संदर्भ में आपसे कहा जाता है कि आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करें ताकि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से टाइम बार्ड सैंक्शन लें और उसका कॉपी हमें भेजें ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। इस तरीके से इसमें बताया गया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि जो भी केसेस 2 साल से ऊपर वाले होते हैं उनमें तो टाइम बार्ड सैंक्शन लगना ही लगना है। तो पेंशनर का पार्ट टू ऑर्डर 2023 में किया गया, जो 2003 में किया जाना चाहिए था, तो 20 साल बाद जो पार्ट टू ऑर्डर किया गया उसके साथ टाइम बार्ड सैंक्शन लगा के क्यों नहीं भेजा गया? तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ऑफिस भेज रहा है पीएओआर को, पीएओआर कर रहा है रिजेक्ट, फिर पेंशनर को इन्फॉर्म कर रहा है कि हम आपका केस प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बार्ड सैंक्शन नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि एक तरफ से दूसरे के पाले में गेंद डालने की एक प्रोसेस चल रही है। रिकॉर्ड ऑफिस अपनी तरफ से गेंद पीओआर के पाले में डाल रहा है, पीओआर अपनी तरफ से रिकॉर्ड के पाले में डाल रहा है, फिर पेंशनर के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। अब ये लेटर पेंशनर को भेजा गया। ये टाइम बार्ड सैंक्शन को लेकर के पेंशनर को इत्तला करने का, पेंशनर को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टाइम बार्ड सैंक्शन लेना है तो रिकॉर्ड ऑफिस ने लेना है, पीओआर ने लेना है, तो वो तो उनका काम है। वो डिपार्टमेंटली इन चीजों को अपने अंदर ही जल्दी से टाइम बार्ड सैंक्शन लेकर के पेंशनर का केस को प्रोसेस करना चाहिए। इसमें पेंशनर की क्या गलती है? 2003 में जो चीज मिलना था वो उनको नहीं मिल पाया, जानकारी नहीं थी। आज के डेट में सैनिक पाठशाला की दी गई जानकारी की वजह से पेंशनर्स जाग रहे हैं, उस टाइम के अधिकार को अभी मांग रहे हैं, तो टाइम बार्ड सैंक्शन की जरूरत पड़ रही है। अब टाइम बार्ड सैंक्शन लेने का काम तो रिकॉर्ड ऑफिस का है, पीएओआर का है, जो भी अथॉरिटी है, या अगर रेजिमेंट से पार्ट ऑर्डर हो रहा है तो रेजिमेंट का है। तो कहीं ना कहीं इन चक्करों में पेंशनर को ना डालते हुए, जो लाभार्थी हैं उनको ना डालते हुए, जल्दी से जल्दी टाइम बार्ड सैंक्शन लेकर के ऐसे केसेस प्रोसेस होने चाहिए। ऑटोमेटिकली 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी एसीपी मिलने चाहिए। आपका क्या मानना है दोस्तों? मैं यही मानता हूं, क्योंकि इसमें पेंशनर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन होना था, पहले होना था, जो नहीं हो पाया, अब हो रहा है। तो जो भी डॉक्यूमेंट उसके साथ चाहिए, चाहे स्टेटमेंट ऑफ केस चाहिए, चाहे डिले रिपोर्ट चाहिए, सारा चीज बना करके केस भेजा जाना जरूरी है। नहीं तो इसी तरीके से रिजेक्ट होता रहेगा, डिले होता रहेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा डिले नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये मैं मानता हूं। आप क्या मानते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगली जानकारी, डीएससी के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को अपने पेंशन को लेकर खास ध्यान देने की जरूरत है। जी हां दोस्तों मैंने ये पाया पिछले कुछ दिनों में कि जो डीएससी के पेंशनर हैं, खास करके जो 2016 के बाद रिटायरी डीएससी के पेंशनर हैं, उनको एमएससीपी का फायदा नहीं मिला हुआ है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको पिछले बहुत सारे हजारों की संख्या में पेंशनर्स को अब सैनिक पाठशाला से मिली जानकारी की वजह से फायदा मिल रहा है। और साथ ही साथ जो फैमिली पेंशनर हैं, चाहे डीएससी के फैमिली पेंशनर हो, चाहे नॉर्मली आर्मी के, डिफेंस के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के फैमिली पेंशनर हो, उनको भी उनका सही रिवीजन नहीं मिले हुए बहुत सारे केसेस हैं। खास करके ये पिछले 5-7 साल के बीच में अगर किसी का फैमिली पेंशन शुरू हुआ है पेंशनर की मृत्यु होने के बाद, तो उनके केसेस में देखा गया है कि उनका रिवीजन सही नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपको सही पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आपको चेक करना है। हो सकता है आपका एलटीए छूटा हुआ है। एलटीए का मतलब लाइफ टाइम एरियर, जो एरियर, जो पैसा पेंशनर को लागू था, उनकी मृत्यु हो गई, वो कोई नहीं ले रहा है, फैमिली पेंशनर को मिलेगा या उनके बच्चों को मिलेगा, तो उसको कहते हैं लाइफ टाइम एरियर। हो सकता है आपका भी लाइफ टाइम एरियर छूटा हो सकता है आपको सही रेट में पेंशन ना मिल रहा हो सकता है आपका पेंशन का रिवीजन ओआरओपी के जरिए ना किया गया हो, ऐसे भी केसेस मिले हैं। तो ऐसे में आपको खास जागरूक होना है, खास ध्यान रखना है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर आप मुझसे संपर्क करके अपने पेंशन के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे पेंशनर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक पेंशनर का, फैमिली पेंशनर का केस सेटल हुआ है, जिसमें उनको एरियर भी मिला है दोस्तों। जी हाँ, जो फैमिली पेंशनर के जो बच्चे हैं उन्होंने वीडियो क्लिप भेजा है, वीडियो संदेश भेजा है, उसको सुन लीजिए। जी नमस्कार, मैं मणिकांत कुमार बिहार से हूँ और अभी मेरी माताजी को इनहेंस रेट पे फैमिली पेंशन मिल रही है, लेकिन OROP 3 के हिसाब से ये पेंशन कम मिल रही थी।
तब पता चला जब मैं सैनिक पाठशाला का एक वीडियो देख रहा था, उसमें मुझे पता चला कि मेरी पेंशन जो है वो कम है। फिर मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा, उनसे संपर्क किया, उन्होंने मुझे गाइड किया और बताया कि सीपी ग्राम में आप कंप्लेंट डालो। मैं कंप्लेंट डाला, उसके बाद 15 दिन के बाद मेरी पेंशन में बढ़ोतरी हो गई और उसका डीए एरियर जो बनता था वो भी मिल चुका है, जिसके लिए मैं सैनिक पाठशाला का तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग का भी जो पेंशन संबंधित समस्याएं हैं, आप सर से। तो आप सबने देखा दोस्तों, आपको भी अपना पेंशन का करेक्टनेस जरूर चेक करना चाहिए। अगर डीएसी के पेंशनर हैं तो आपको एमएससीपी अगर लागू है तो मिला नहीं मिला वो भी चेक करना चाहिए। वैसे एमएससीपी के केस बाकी पेंशनर में भी देखे गए हैं। 2006 के बाद के बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको लागू होते हुए भी एमएससीपी नहीं मिला, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो जागरूक बनेंगे, सही जानकारी के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको भी फायदा होगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट से 18 महीने का डीए एरियर पर 25% भुगतान का आदेश दिया गया है? क्या है डीए एरियर का मसला जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? जी हां दोस्तों डीए का एरियर का मसला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो कौन सा डीए का एरियर का मसला है? क्या ये 18 महीने का जो कोरोना काल का रुका हुआ डीएडीआर का एरियर है, क्या उससे जुड़ा हुआ मसला है या अलग ही कोई मसला है? दोस्तों जो मसला डीए का एरियर का जो 25% भुगतान को लेकर के चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसका जजमेंट अब आने ही वाला है, वो 18 महीने का डीएडीआर का कोरोना काल का एरियर से कहीं से भी नहीं जुड़ा हुआ है। ये वेस्ट बंगाल के जितने भी कर्मचारी हैं जिनको आज के डेट में भी 18% के हिसाब से ही डीएडीआर मिल रहा है, केवल 18%, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का 58% हो चुका है, उनको मिल रहा है आज भी 18% के हिसाब से। तो इस मुद्दे को लेकर पहले ट्रिब्यूनल में केस होता है, फिर माननीय कोलकाता हाईकोर्ट में केस होता है। जब पेंशनर के कर्मचारियों के फेवर में जजमेंट जाता है, हाईकोर्ट द्वारा भी 25% एरियर तुरंत भुगतान का जो आदेश मिलता है, तो वेस्ट बंगाल सरकार चली जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आ जाता है कि 25% फिलहाल आप जल्दी से भुगतान कर दीजिए, लेकिन उसके ऊपर भी फिर से जो है समय बढ़ाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से, वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से याचिका लगाई जाती है। अब फाइनली सब कुछ सुनवाई हो चुका है और जो आदेश है उसको जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रिजर्व रख दिया है। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है 16 दिसंबर के आसपास या तो फिर जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर अंदर ये आदेश आने के चांसेस हैं दोस्तों। तो ये केवल केस है वेस्ट बंगाल सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनसे जुड़ा हुआ। ये केस कहीं भी 18 महीने का जो कोरोना काल का डीए का एरियर है, जो कर्मचारियों सेंटर के जो कर्मचारी या पेंशनर्स के साथ जुड़ा हुआ केस है, उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ये केवल और केवल वेस्ट बंगाल वाला केस है जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने वाला है। तो गलतफहमी में ना रहें कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर का 25% का भुगतान जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है आदेश निकलने वाला है, जो है रिजर्व रखा गया है, जजमेंट अब आने ही वाला है, इस गलतफहमी में ना रहें। 18 महीने का डीएडीआर का जो एरियर है कोरोना काल वाला, उस पे अभी तक का लेटेस्ट अपडेट यही है कि सरकार ने यही अपना पक्ष रखा है कि अभी तक उसको देने के लिए मैटर को व्यवहार्य नहीं माना गया, यानी कि इसको जस्टिफाइड नहीं माना गया कि उसको दे दें। तो सरकार का यही पक्ष है। तो एज ऑफ नाउ आप मान के चलिए कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर नहीं मिल रहा है। आगे परिस्थितियां अगर परिवर्तित हुई तो अलग बात है, अदरवाइज ये मुद्दा 18 महीने का डीएडीआर का एरियर केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के साथ जुड़ा हुआ कतई भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।